यस बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक वंस अगेन। बच्चों, हम अब अपना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो पोर्शन था जिसके अंदर हमने बायोमॉलिक्यूल और आनुवांशिकता के आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग यूनिट थी, काफ़ी अच्छे से अपन ने उसको देखा, एनसीईआरटी को पूरा कवर किया, उससे रिलेटेड अपन ने डीपीपीज भी आपको दी हैं तो उसके क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे और उसका एग्जामिनेशन भी हो चुका है। तो अब हम अपनी एक और दूसरी इंटरेस्टिंग बहुत ही शानदार यूनिट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरह ही कॉन्सेप्चुअल यूनिट भी है। 12th के एनसीईआरटी का टॉपिक है ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये उसी से रिलेटेड है जो हमने अभी भी पढ़ा है। आनुवांशिकता के आणविक आधार हमने पढ़ लिए ना, अब हम पढ़ेंगे वंशागति के सिद्धांत तथा विभिन्नताएं। ठीक है ना? तो इसको अपन कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब वंशागति के नियम या सिद्धांत या प्रिंसिपल। ठीक है, वंशागति इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, तथा विभिन्नताएं। विभिन्नताएं बच्चों वेरिएशंस को कहते हैं। देखो, अब आपको यूं मान लो, अगर मैं इसको एक वर्ड में कुछ भी बोलूँ ना, इसको वंशागति के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, तो इसको मैं वन वर्ड में कह सकता हूं जेनेटिक्स। जैसे वहां अपन उस चैप्टर को बोल रहे थे ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, 2 चैप्टर मिले हुए थे उसमें, बायोमॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक नाम से पुकार रहे थे। वैसे ही इसमें वंशागति के सिद्धांत और विभिन्नताओं को हम क्या कह सकते हैं एक वर्ड में? जेनेटिक्स। देखो, जेनेटिक्स में पहले 4 लेटर्स का मतलब ही क्या है? जीन। इट इज समथिंग रिलेटेड टू जीन। जीन से संबंधित बात होंगी यहाँ पे, जीन से संबंधित, जीन जिसके बारे में हम पूरी तरीके से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जान चुके हैं। जीन की संरचना के बारे में, जीन डीएनए का एक खंड होता है, जीन वंशागति के लिए एक क्रियात्मक इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है ना? जीन अनुलेखन की इकाई को भी बोलते हैं। तो जीन के टाइप्स भी पढ़े थे हमने, मोनोसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है ना? तो यही जीन वर्ड आ रहा है इसके अंदर। तो वैसे देखें अगर टेक्निकली, तो जीन से रिलेटेड क्रियाकलापों का अध्ययन हो जाएगा एक तरीके से। और वैसे इस जेनेटिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टू ग्रो, टू ग्रो इनटू, किसी के अंदर ढल जाना या किसी चीज का निर्माण कर देना या कुछ बन जाना, किसी चीज में अपने आप को वृद्धि कर देना। जैसे कि एक पैतृक है तो उसने लैंगिक जनन के द्वारा संतति का निर्माण कर दिया, यानी संतति को पैदा कर दिया, उत्पन्न कर दिया, वो उसी के समान एक और सजीव बन गया। तो ये सब जेनेटिक्स का शाब्दिक अर्थ से संबंधित बात हो गई। जेनेटिक्स वास्तव में क्या चीज है? जेनेटिक्स में हम उन सब चीजों का अध्ययन करेंगे कि यार लक्षण जो हैं वो किससे बन रहे थे। ये हमने इससे पहले आनुवंशिकता के आणविक आधार में देख लिया था। जो जीन था, उस जीन के द्वारा मतलब एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति अगर उस जीन की कर दें अपन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तो प्रोटीन बननी थी, उससे लक्षण बना। अब ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जा रहा है, किस रूप में जा रहा है, और लक्षणों की अभिव्यक्ति का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, किस अनुपात में संततियों के अंदर कोई लक्षण वंशागत हो सकता है। मान लो वो कोई रोग भी हो सकता है, तो हम उसके बारे में ये भी जान सकते हैं कि इस रोग के इसके संतति में होने की प्रायिकता कितने प्रतिशत होगी अगर इनके बीच में संकरण कराया जाए, क्रॉस कराया जाए या विवाह कराया जाए। तो इस तरह से हम इस वंशागति के सिद्धांत को जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि यार लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली जो संततियां हैं, उन संततियों की अपने पैतृकों से और आपस में एक दूसरे के साथ तुलना करें तो वो पूरी तरीके से समान नहीं होती है, उनमें कुछ लक्षणों में भिन्नता जरूर होती है। तो उस भिन्नता का, उस वेरिएशन का रीजन क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, तो उस चक्कर में हम एक इंपॉर्टेंट वर्ड म्यूटेशन पढ़ जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर पढ़ जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन यानी कि जीन विनिमय, स्वतंत्र अव्यूहन, ये सब वो चीजें हैं, उत्परिवर्तन, जो कहीं ना कहीं विभिन्नता का कारण है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर पढ़ेंगे कि यार जब लक्षणों की वंशागति हो रही होती है तो फिर लक्षण कैसे भिन्न हो जाते हैं अपने पैतृकों से संतति में जाते वक्त, जिसकी वजह से संतति पूरी तरीके से, जो लैंगिक जनन करते हैं वो उनकी बात हो रही है, अपने पैतृकों से समानता नहीं दर्शा पाते। तो ये ही इस चैप्टर के अंदर हमें विस्तार से पढ़ना है। अगर बात हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से करें बच्चों, नीट के वेटेज की कर लें,
तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, 5 to 6 क्वेश्चन इससे ऑन एंड एवरेज, है ना, एवरेज का मतलब होता है औसतन पूछे जाते हैं लगभग हर साल, जिसमें साइंटिस्ट का नाम या साइंटिस्ट का ईयर भी सम्मिलित हो सकता है। इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो सकती है। इसमें आरेख रूपी क्वेश्चंस लाइक पेडिग्री, वंशावली से संबंधित भी पूछे जा सकते हैं। तो ये पहले ही मैंने बोल दिया था कि कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल होने का मतलब इसके अंदर समझने की चीजें ज्यादा हैं रटने के बजाय। एक दो क्वेश्चन मैंने कहा थ्योरेटिकल भी आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल इसकी सबसे बड़ी पहचान है जेनेटिक्स की, तो वो भी हम देखेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल का कुछ पोर्शन बायोमोलिक्यूल में भी है और कुछ सेल्यूलर या साइटोलॉजी के अंदर भी आता है, सेल बायोलॉजी में। चलिए, तो अब मैं आपको जेनेटिक्स कुछ इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि आपकी जिंदगी का अविस्मरणीय टॉपिक बनने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये पूरा जेनेटिक्स टिप्स यानी कि उंगलियों पर, फिंगर्स पर रटा दूंगा अभी के अभी। आधा घंटा या 25 मिनट मैक्सिमम मैं लूंगा। पूरे जेनेटिक्स, आप पढ़े हुए बच्चे हैं, आप खुद इस फ्लो चार्ट के साथ जेनेटिक्स को अपनी उंगलियों पर लेकर जाने वाले हो आज के लेक्चर में। और मैंने हमेशा से कहा है कि फर्स्ट लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है किसी भी टॉपिक का। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर की एक एक बात को बहुत अच्छे से तरीके से समझ लिया तो टीचर के सहारे की जरूरत कम और सेल्फ स्टडी के द्वारा ही आप उस लेक्चर को अपने दम पर समाप्त कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छा ग्रैस्प कर सकते हो। पहले लेक्चर की बातें बहुत ध्यान से सुनियो, ठीक है। तो जेनेटिक्स, अब तैयार हो जाइए इस आनुवांशिकता या वंशागति के सिद्धांत में पूरी तरह से ढलने के लिए। और आज ही के लेक्चर में आपको ये पता चल जाए कि आने वाले 15-16 दिन के अंदर मैं आपको क्या किस तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जेनेटिक्स को बहुत ध्यान से समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले मैं आपको दूंगा इसका ओवरव्यू। पूरे जेनेटिक्स का एक साथ ओवरव्यू मिल रहा है आपको, ध्यान से सुन लीजिए। इस ओवरव्यू का मतलब ये हो गया कि आपने अगर ये ओवरव्यू समझ लिया तो आप परीक्षा के अंदर अपने दिमाग में लेकर जा रहे हो पूरा जेनेटिक्स बिना किसी मशक्कत के, टिप्स पर। क्योंकि आप जानते हो बच्चों, एग्जामिनेशन के अंदर ना हम कॉपी ले जा सकते हैं, ना कागज ले जा सकते हैं, ना किताबें ले जा सकते हैं, ना फर्रे ले जा सकते हैं। एग्जामिनेशन में हम केवल यादें ले जा सकते हैं। और अगर याद इस तरह की हो जो भुलाई ना जा सके, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो जरूर परीक्षा में अगर हमारे सामने आएगी तो हम उसको बिना किसी जबरदस्त एफर्ट लगाए आराम से इजी गोइंग कर पाएंगे। तो बस ये पढ़ाना और आपका पढ़ना, पढ़ा आप भी सकते हो, लेकिन बस टीचर का इतना सही रोल हो जाता है किसी भी टॉपिक के अंदर कि वो आपको यादें किस तरह की दे रहा है। यादें अगर इस तरह की हैं जो भुलाई ना जा सकें, तो परीक्षा के अंदर नो डाउट आपको उसका क्या मिलने वाला है, बहुत बेनिफिट या फायदा। तो वही यहाँ कुछ देखने को मिलेगा। तो एक भी मिनट का आपको ना तो एस्केप करना है, इसको छोड़ना नहीं है, मतलब ना कोई लेक्चर ड्रॉप करना है। पूरा जेनेटिक्स तरीके से पढ़े, हर तरह के न्यूमेरिकल इसमें मैं कराऊंगा आपके लेवल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे अच्छे, और इसके साथ साथ हर तरह का एनसीईआरटी का पॉइंट और लाइन भी यहाँ पर कवर होगी। तो चलिए बच्चों, ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग जो जेनेटिक्स में आप मेरे द्वारा पढ़ोगे वो होगा इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। जेनेटिक्स का आपको पूरा परिचय मिलेगा जो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट भी कर लेंगे कि भाई जेनेटिक्स स्टार्ट कैसे हुई, जेनेटिक्स की नींव कैसे रखी गई, साइंटिस्टों का ध्यान इस ओर कैसे आकर्षित हुआ, भिन्न भिन्न तरह के पिता आ जाएंगे इसमें 3-4 तरह के, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आफ्टर दैट कुछ शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी, वंशागति या जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लगभग 18, 19 या 20 शब्द आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स यानी लक्षण या ट्रेट। ट्रेट जानते हैं आप बहुत अच्छे से, नहीं जानते तो यहाँ पर आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ट्रेट आखिरकार क्या होते हैं। उसके बाद कारक यानी कि फैक्टर्स, उसके बाद अगर अपन चलें तो फिर जीन, फिर उसके बाद एलील, फिर उसके बाद प्रभावी एलील, अप्रभावी एलील, फिर समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, अर्धयुग्मजी यानी हेमीजाइगस। उसके बाद फीलियल क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप क्या होता है जीन प्रारूप, इनका शाब्दिक अर्थ। फिर क्रॉस या संकरण क्या होता है, इनब्रीडिंग अंतः प्रजनन क्या होता है, आउटब्रीडिंग बही प्रजनन क्या होता है, विपुंसन क्या होता है, थैलीकरण क्या होता है, डस्टिंग किसे कहते हैं, और फिर संकर ओज क्या होते हैं, और फिर संतति ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनीज क्या होती हैं। इस तरह की वो शब्दावली जो उस पूरे जेनेटिक्स में आपके काम आएगी वो आपको विस्तार से बताई जाएगी। आफ्टर शब्दावली सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज जिससे पिछले 3 साल से लगातार देख रहा हूं, जिस पर एक क्वेश्चन नीट में जरूर पूछा जा रहा है, जिसे कहते हैं मेंडलिज्म, और हिंदी में बोल सकते हैं अपन मेंडलवाद।
मेंडलवाद या मेंडलिज्म की शुरुआत हो जाएगी बच्चों। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें नीट, जिससे लगातार 2019 और 2020 के अंदर एक एक सवाल तो जो मुझे अभी बताने लायक 1-2 साल की चीज़ें होती हैं, पुरानी ऐसे तो 2015 से भी बताई जा सकती हैं, मेरी ताज़ा याद के अंदर जो है वो पूछी जा रही है। पिछले साल सन पूछा गया था मेंडल का, और इस साल सीधा पूछ लिया था मेंडल ने मटर की कितनी वेराइटीज़ पर या विभेदों पर कार्य किया था। 14 वेराइटीज़ ने सेलेक्ट की थी मटर की। ये आगे आ जाएगा पॉइंट जब मेंडलवाद पढ़ोगे, तो इससे क्वेश्चन आ रहा है थ्योरेटिकल, इसके बैकग्राउंड से रिलेटेड, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मेंडलवाद पढ़ लोगे, उसमें मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की असफलता के कारण मेंडल ने कितनी प्लांट की वेराइटीज ली थी, 7 वेराइटी, जिसमें विपर्यासी विभेद के लक्षण उपस्थित थे, और उनमें कौन कौन से लक्षणों में कौन सा डोमिनेंट होता है, कौन सा रिसेसिव होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल का जीवन परिचय आ जाएगा, जन्म मृत्यु, मेंडल के नियमों को पुनः किसने खोजा, किस पत्रिका में छपे, कहाँ जन्म लिया, ये सारी बातें होने के बाद मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना, क्यों सफल हुए और क्यों असफल हुए, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे सकते हैं वो बता दिया जाएगा। आफ्टर बच्चों मेंडलवाद आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको अपन कहेंगे अपन सबसे पहला न्यूमेरिकल वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा। और भाई मेंडल की जो प्रमुख तकनीक थी वो भी मैं आपको मेंडलवाद में बता दूंगा, तो उस तकनीक में निष्कर्ष निकल के आएगा कि मेंडल ने अपनी तकनीक में संकरण या क्रॉस कराने पर जोर दिया था। और संकरण का मतलब होता है लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन होगा तो वो बिना युग्मकों के निर्माण के नहीं हो सकता। तो आपको जो जितने भी न्यूमेरिकल जेनेटिक्स में मिलेंगे क्रॉस से या संकरण या हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, उन एक्सपेरिमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, संकरण करवाना। अब बात जब भी संकरण करवाने की आएगी ना, तो आपको युग्मक बनाने ही पड़ेंगे, पहली स्टेज है, आंसर तो बाद में निकाल लोगे। युग्मक बन गए तो क्रॉस कराना बड़ा आसान है, आरसी पुन्नेट चेकर बोर्ड के द्वारा क्रॉस करवा देगा, उससे संततियां बन जाएंगी, उनमें आप छांट भी लोगे कि कितने % के अंदर ये आएगा लक्षण जो भी पूछा है उसने। बट संततियां बने चेकर बोर्ड में आप तभी कर पाओगे ये काम जब आपको युग्मक बनाना आ रहा है। तो युग्मक के ऊपर ही कई तरह के बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट 8-9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात गैमीट फॉर्मेशन, जिसमें मैं आपके सामने नेक्स्ट हेडिंग लिख सकता हूं, जहां से न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा ना बच्चों, वो होगा युग्मक निर्माण, जिसको अपन बोलेंगे गैमीट फॉर्मेशन। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होगा उस समय। युग्मकों का निर्माण किस तरह से होगा, यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, तो आप देखोगे डिफरेंट टाइप के गैमीट्स किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। युग्मक निर्माण जब आप समझ जाओगे तो उसके जस्ट बाद, इन 4 हेडिंगों के बाद हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिसमें 2 महत्वपूर्ण और तीसरे में अलग अलग मतलब टॉपिक्स आ जाएंगे। देखना अब यहाँ से क्या क्या पार्ट्स में बना सकता हूं। वंशागति का जीन आधार, जीन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वंशागति के लिए उत्तरदायी कौन है, अगर जीन, तो जीन को आधार बनाते हुए वंशागति किस प्रकार से होती है, पहली चीज तो ये। फिर इस चैप्टर का जो दूसरा पड़ाव आएगा, दोनों का बराबर वेटेज मान के चलिए, वो आ जाएगा वंशागति का मतलब इनहेरिटेंस बच्चों, है ना, अभी बता देंगे सब कुछ। वंशागति का गुणसूत्रीय, यानी कि क्रोमोसोमल, वंशागति का गुणसूत्रीय आधार, यानी कि क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये देखो, ये गुणसूत्रीय आधार, ये चैप्टर दूसरी चीज में चलेगा। 2 वैज्ञानिक आए जिनका नाम था शटन और बावेरी, लगभग 1902 में। इन्होंने कुछ प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि यार जो जीन, क्योंकि तब तक बच्चों साइंस विकसित हो चुकी थी और नए नए साइंस में काम आने वाले उपकरणों की खोज हो गई थी, माइक्रोस्कोप वगैरह की। तो वैज्ञानिक क्या, कोशिका के भीतर घुस गए थे। घुसने का मतलब समझो, कोशिका के अंदर झांक करके देख पाए क्या क्या चीजें हैं। तो उन्हें पता चला समसूत्री और सूत्री विभाजनों का भी खोज जब हो चुका था, तो यार कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो केंद्रक है उसमें गुणसूत्र नाम की चीज उपस्थित होती है, और ये जीन जो है वो गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। तो जो कुछ भी हमने वंशागति के बारे में अभी तक जीन के आधार पर पढ़ा है,
जीन और गुणसूत्र चूंकि एक दूसरे के समानांतर अभिव्यक्त होते हैं, एक दूसरे के समानांतर प्रभाव अभिव्यक्त करते हैं अपना, वे अपने लक्षणों को एक दूसरे के समानांतर रखते हैं। मतलब जो काम जीन कर रहा है वही काम गुणसूत्र भी कर रहे हैं, क्योंकि गुणसूत्र जीन के वाहक हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो उन्होंने उस पूरी वंशागति को किस पर शिफ्ट कर दिया? गुणसूत्र पर। ये कहानी ऐसे चली थी कि भाई मेंडल के समय तक तो जीन का भी आइडिया नहीं था, लोग फैक्टर या कारक शब्द का यूज कर रहे थे। फिर जब जीन की खोज हो गई, जोहानसन ने 1909 के अंदर सबसे पहले जीन शब्द दे दिया, जीन के बारे में बता दिया। तो फिर उसके बाद जीन का और विकास हुआ। फिर उसके बाद भाई यहाँ पर आगे चल के शटन और वॉबेरी जैसों ने गुणसूत्र के बारे में बता डाला, तो फिर गुणसूत्र का पता चल गया। तो फिर सारी चीजें किस पर? वंशागति की शिफ्ट हो गई गुणसूत्र पर। इसके बाद इस चैप्टर में जो तीसरा पड़ाव आएगा वो बहुत ही आसान और रोचक भी रहेगा थोड़ा सा। ह्यूमन जेनेटिक्स, मानव आनुवांशिकी। वांशिकी है या आंशिकी नहीं है ना, आनुवांशिकी। तो ह्यूमन जेनेटिक्स, ये 3 पार्ट्स के अंदर आपने इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया ना बच्चों। तो यूं मान लो कि आपने जेनेटिक्स को टिप्स पे कर लिया। कितना आसान हो गया देखो, 3 हेडिंग पढ़ने की, एक में न्यूमेरिकल्स, फिर उसके बाद 3 पार्ट्स में बांट दो, जीनीय आधार, गुणसूत्रीय आधार और ह्यूमन जेनेटिक्स। अब बात करें अपन वंशागति का जीन आधार। तो देखना बच्चों, जीन आधार की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावी मेंडल ही रहेगा। तो मेंडल ने बताया कि भाई वंशागति कई तरह की है जीन के आधार पर। एक जीन की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। जी हाँ, इसी एक जीन की वंशागति को ही कहा जाता है एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड यानी एक संकर, क्रॉस का मतलब हाइब्रिडाइजेशन या संकरण भी कह सकते हो इसको। इसके आधार पर मेंडल ने 2 तरह की बातें बताई। सबसे पहली बात तो इसने प्रभाविकता के बारे में बताया, प्रभाविकता जिसको अपन डोमिनेंस भी कह सकते हैं। और दूसरी बात मेंडल ने पृथक्करण के बारे में भी बताई, सेग्रीगेशन। इसी एक संकर या एक जीन की वंशागति के आधार पर जो आगे चल के 2 नियम भी बने जब मेंडल की पुनः खोज हुई 3 वैज्ञानिकों के द्वारा। उसके बाद बच्चों इसी कहानी को थोड़ा सा और बल दिया गया। एक की जगह मेंडल ने 2 लक्षणों के एक साथ अध्ययन करने की चीज शुरू कर दी। तो फिर बात आगे 2 जीन की वंशागति पर खिसक गई, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, जिसको नाम दे सकते हैं अपन द्वि संकर संकरण। 2 जीन की वंशागति यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस। और इसके आधार पर मेंडल ने एक बहुत ही शानदार बात बताई जिसको अपन बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हिंदी में स्वतंत्र अपव्यूहन भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन। इन क्रॉसेस में तरह तरह के जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप आ जाएंगे, है ना। यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी हम डिस्कस करेंगे जिसको टेस्ट क्रॉस या हम बोल पाएंगे परीक्षण संकरण। इंग्लिश में इसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे और ये काफ़ी काम की चीज़ होगी जो मेंडल के अंदर कुछ खोजने के लिए, जिस पर कई न्यूमेरिकल भी बनेंगे। इसका अपना एक जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप होगा, ये भी हम जानने की यहाँ पर पूरी कोशिश कर देंगे कि परीक्षण संकरण आखिरकार क्या चीज़ है, क्यों करवाया गया और इससे क्या पता लगा सकते हैं, इसका महत्व क्या है। बच्चों इसी में फिर तीसरा पड़ाव आएगा जीन अन्योन्य क्रियाएं या जीन इंटरेक्शंस, जीन अंतरक्रिया। अंतरक्रियाओं को अपन या फिर इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन, जीन की आपस में अन्योन्य क्रिया या जीन अंतरक्रियाएं। तो एक हो सकती है, 2 तरह की अंतरक्रिया हो सकती है। जो समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन हैं वो कैसी जीन कहलाएंगे? वो जीन कैसी कहलाएंगे जो समजात गुणसूत्रों पर यानी एक जैसे गुणसूत्रों पर उपस्थित है, वो कहलाएंगे एलील। तो उसे कहेंगे अपन अंतराजीनीय अंतरक्रिया। मीन्स हम बोल सकते हैं इंट्राजीनिक इंटरेक्शन। क्या सबसे पहला टाइप? अंतराजीनीय अंतरक्रिया। इसको अपन एलीलीय यानी कि
एलीलिक इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स के बीच होगी, जो एलील भी कहलाते हैं, इसीलिए तो इसको एलीलीय अन्योन्य क्रिया कहा या एलीलीय अंतर क्रिया नाम दिया गया। और इसका जो दूसरा पार्ट हो सकता है वो क्या हो सकता है? अब असमजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स के बीच। असमजात का मतलब जैसे 1 नंबर और 2 नंबर वाले गुणसूत्र, 1 नंबर 5 नंबर वाले, 6 नंबर और 8 नंबर वाले गुणसूत्र के बीच जो समजात नहीं है, असमजात है, मतलब इन पर उपस्थित जो जीन होंगी वो एलील नहीं कहलाएंगी, नॉन एलीलिक इंटरेक्शन हो गई। और जो अलग अलग के बीच में होता है उसे कहते हैं अपन अंतर। तो इसको अपन बोलेंगे अंतर जीनीय, अंतरजीनीय अंतरक्रिया या इंटरजीनिक, इसको तो बोलेंगे इंट्रा जेनिक इंटरेक्शन, और इसको बोलेंगे इंटर जीनिक, यानी कि जो समजात गुणसूत्रों पर नहीं है, या एलीलिक की जगह क्या बोल सकते हो? नॉन एलीलिक इंटरेक्शन। और ये बातें मेंडल के बाद की हैं बच्चों, इसको जनरली हम पोस्ट मेंडलिज्म भी बोलते हैं। इसमें कई तो सारे उदाहरण ऐसे हैं जो मेंडल खोज ही नहीं पाया अपने जीते जी, वो मेंडल के बाद की बातें जिनको हम मेंडल के अपवाद के रूप में भी पढ़ सकते हैं। तो मेंडलवाद तो यहां तक, और ये मेंडल के बाद की बातें। देखो इसमें इंट्रा एलीलिक के अंदर, अंतराजीनीय के अंदर 5 घटनाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? पहली जिसको बोल सकते हैं इनकम्प्लीट, अपूर्ण प्रभाविकता, अपूर्ण प्रभाविकता जिसको अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी बोल सकते हैं। दूसरा कोडोमिनेंस, देखो मेरा इंग्लिश में हाथ चल रहा है पर इंग्लिश के सारे वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। सह प्रभाविकता मतलब कोडोमिनेंस, ठीक है। तीसरी चीज बहुयुग्म विकल्पी, बहुयुग्म विकल्पी मींस मल्टीपल एलिलिज्म, इसको मल्टीपल एलिलिज्म कहेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, और एक नेक्स्ट 5 क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है प्लियोट्रोपिज्म, प्लियोट्रोपिंग। प्लियो का मतलब क्या? एक से ज्यादा लक्षण प्रारूप दर्शाए कोई एक ही जीन, दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिज्म। प्लियो प्लूरल से बना है, बहुत सारे, अनेक, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूं मैं? बहु प्रभाविता, एक से ज्यादा प्रभावी लक्षण दर्शा रही है कोई एक जीन। और एक हो गया लीथैलिटी, यानी घातकता, या घातक जीन का क्या प्रभाव होगा, ठीक है। देखो अपूर्ण प्रभावकता को इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं, सह प्रभाविकता को कोडोमिनेंस, बहुयुग्म विकल्पी की इंग्लिश लिख देता हूं मैं आपके सामने, मल्टीपल एलीलिज्म। बहुप्रभाविकता का मतलब प्रभाविता, प्लियोट्रोपी, और घातकता का मतलब लीथैलिटी, ठीक है ना। ये इंग्लिश टर्म्स है, इनके हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट नॉन एलीलिक, अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन के बीच की अन्योन्य क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण आएगा जिसको कहेंगे अपन प्रबलता, एपिस्टेटिस, एपिस्टेसिस यानी कि प्रबलता। ये 2 तरीके की हो पाएगी बच्चों, एक तो प्रभावी डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और दूसरी जिसे बोलेंगे रिसेसिव, अप्रभावी प्रबलता, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। प्रबलता के बाद जो दूसरी चीज यहां पर हमें देखने को मिल सकती है वो है पूरक जीन प्रभाव। पूरक जीन प्रभाव का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट। एक डुप्लीकेट जीन, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही डुप्लीकेट ही बोलेंगे, और लास्ट जो होगा वो होगा बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी, एक से ज्यादा जीन मतलब अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन, बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें लक्षण प्रारूप पूरा मेंडल से विपरीत चले जाएगा। तो ये सब वो हैं जिनको मेंडल अपने जीते जी कभी नहीं जान पाया, और ये सब मेंडल के बाद की बातें। ये 3 हेडिंग्स ऐसी हैं जो जनरली आउटडेट हो चुकी हैं, प्रबलता, पूरक जीन, डुप्लीकेट जीन, पर इनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं कई बार।
तो अभी भी परीक्षा में तो नहीं पूछे जाते, तो पढ़ाए जरूर जाएंगे आपको। इनका एक रेशो बता दिया जाएगा कैसे आता है। इस प्रकार से जीन पर आधारित वंशागति का ये लेखा जोखा है पूरा, यहाँ तक मेंडल। और ये मेंडल के बाद का सीन जो मेंडल के अपवाद भी कहला सकते हैं, अलग अलग नियमों के अपवाद आ जाएंगे। मेंडल के नियम आ गए, इसमें कई सारे न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे आपको। अब ये चैप्टर पूरा तरह से दूसरे वाले चीज पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे शटन-वावियर ने बताया कि वे जीन और गुणसूत्र समांतर व्यवहार दर्शाते हैं, पैरेलल इफेक्ट शो करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर इन्होंने पूरा की पूरा जो कार्य जो जीन से हो रहा था वो गुणसूत्र पे डाल दिया। तो इसमें थॉमस हंट मॉर्गन ने भी अपना काम किया। इसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन का चेला जो था, जिसको उसका शिष्य बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं अपन स्टुडवेंट, उसने भी अपना योगदान दिया। शटन-वावियर ने तो ये गुणसूत्रीय सिद्धांत ही दे डाला। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखना। अब चैप्टर दूसरी चीजों की ओर झुक चुका है पूरा। इसमें अपन पढ़ेंगे गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। गुणसूत्रीय सिद्धांत का सीधा सीधा मतलब हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी, शटन-वावियर ने दी। इसके बाद इसमें सीधा ही आ जाएगा बच्चों लिंकेज, सहलग्नता तथा पुनर्योजन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन को अपन क्रॉसिंग ओवर भी कहेंगे। तो फिर इसी में नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी जीन विनिमय। चलो छोटी ही रहने दो, इसको क्या सही करना है। जीन विनिमय का मतलब हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर, तथा इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, आनुवांशिक मैप या जीन नक्शा, जीन मैप, जेनेटिक मैप बना लेंगे अपन। ठीक है, स्टुडवेंट उसके शिष्य ने इस पर अपना जोर दिया। फिर उसके बाद आ जाएगी सेक्स लिंकेज, यानी कि लिंग संलग्नता। थॉमस हंट मॉर्गन का ही काम था ये, लिंग संलग्नता, सेक्स लिंकेज। आफ्टर लिंग संलग्नता या सेक्स लिंकेज की बात करें तो ये दो टाइप्स से बांटी जा सकती है। दो तरह के गुणसूत्र होंगे लिंग गुणसूत्र, एक तो एक्स और एक वाई। एक्स लिंक्ड जीन्स की बात करेंगे और एक वाई लिंक्ड जीन्स की बात करेंगे। तो एक्स लिंकेज और वाई लिंकेज पर आधारित दोनों तरह के लक्षण, किस तरह वंशागति होती है, क्रॉस, और उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। फिर इसमें क्रिस क्रॉस वंशागति आ जाएगी, ये भी मॉर्गन ने बताई, क्रिस क्रॉस वंशागति। फिर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बाद हम यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखेंगे, वो है लिंग सीमित लक्षण, लिंग सीमित लक्षणों की वंशागति। और एक हो जाएगा लिंग प्रभावित, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, दोनों ही लक्षण है। लिंग सीमित यानी सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस लक्षणों की वंशागति। फिर लास्ट में हम यहां देख लेंगे गुणसूत्रों के आधार पर लिंग का निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण कि नर होगी कि मादा होगी। अलग अलग सजीवों में अलग अलग गुणसूत्रों के प्रकार से देखेंगे। मुख्य तो इसमें गुणसूत्रीय आधार ही है, तो फिर गुणसूत्र वाला देख लेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो होंगे उनको एक साइड में अलग से पढ़ लेंगे। तो लिंग निर्धारण में अलग अलग गुणसूत्र भाग ले सकते हैं, एक्स 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 वाई, एक्स 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 जीरो, जेड 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 डब्ल्यू, ये अलग अलग प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं और अलग अलग सजीवों में लिंग निर्धारण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो गुणसूत्रीय आधार पर ये 8 हेडिंग हो गई, ये पढ़ ली तो गुणसूत्रीय आधार हम पूरा क्लियर कर डालेंगे। तो यहाँ पर संलग्नता भी मेंडल का एक अपवाद आएगा निकल कर के। जो मेंडल ने स्वतंत्र अवयवन की बात की थी ना, उसका प्रमुख अपवाद ही कौन बनेगा, संलग्नता। यहाँ आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा क्यों मेंडल को संलग्नता नहीं मिली है। तो मेंडलवाद में बता दूंगा मैं आपको, लेकिन बताऊंगा कि यार संलग्नता मिलती तो क्या होता है, ये आपको संलग्नता में ही समझ में आएगा। और इस लिंकेज के अच्छे क्वेश्चंस भी बनेंगे यहाँ शानदार वाले। चलिए हम मानव ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर चलते हैं थोड़ा। तो यहाँ सबसे पहले आपको पढ़ाई जाएगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता के बिना जेनेटिक्स के अच्छे क्वेश्चंस अधूरे हैं। तो मैं प्रायिकता शॉर्ट में पहले ही बता दूंगा और यहाँ प्रायिकता के कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा आपको। और प्रायिकता पहले बताने का रीजन ये होगा कि प्रायिकता से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में मेंडल वगैरह या उसके अपवादों से संबंधित करवाए जाएंगे तो ये आपको वहां काम आ जाए। इसके स्पेशल प्रायिकता वाले क्वेश्चन तो आपको बाद में करवाया जाएगा।
ठीक है। फिर आपको बताए जाएंगे कायिक लक्षण, ऑटोसोमल कैरेक्टर्स, कायिक लक्षणों के बारे में बताया जाएगा, ऑटोसोमल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। फिर उसके बाद आपको वंशावली विश्लेषण की बातें बताई जाएंगी, वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण का मतलब पेडिग्री एनालिसिस, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेगी, इस पर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें प्रायिकता घुसा करके वंशावली का क्वेश्चन बना दिया जाता है, जिसमें वो ब्लॉक जैसे चित्र आते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेगी आपके सामने, वंशावली विश्लेषण। आफ्टर पेडिग्री मैं आपको यहाँ पर बताने जाऊंगा उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, वैसे यहाँ पर कई और तरीके से उत्परिवर्तन जानेंगे। वैसे आपको मैंने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही पढ़ा दिया था, क्योंकि मैंने बताया था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में वाचाल प्रकूट शिफ्ट हो जाता है एडिशन या डिलीशन, विलोपन या अंतर्वेश के कारण, कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड घुसाएं या निकाल देता हूँ। और पॉइंट म्यूटेशन में मैंने आपको मिस सेंस, नॉन सेंस, सेम सेंस म्यूटेशन भी पढ़ाए थे, जो प्रतिस्थापन की वजह से होते हैं। एक बार यहाँ भी आ जाएंगे और भी तरह तरह के उत्परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में जानने को, तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, कायिक विकार या ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे यहाँ, जैसे सिकल सेल एनीमिया, एलकेप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया इत्यादि, जो भी नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स के कुछ घटना उत्परिवर्तन इत्यादि से हो जाते हैं, डिलीशन वगैरह से, विलोपन से। तो मेटाबॉलिक विकार भी कहते हैं इनको, उपापचयी विकार। चलिए ये भी बता दूंगा मैं आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको बताना होगा मुझे ऐसी टाइप के डिसऑर्डर, आनुवांशिकीय विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बाद लास्ट में आपको पढ़ाई जाएगी जनसंख्या वंशागति या पॉपुलेशन, समष्टि वंशागति, है ना, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। वैसे तो देखो ये हेडिंग आप इवोल्यूशन में पढ़ लेते हो, इसमें मेनली अपन देखते हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, यानी कि हार्डी वीनबर्ग का नियम। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ आवृत्ति से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी इत्यादि से रिलेटेड, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये वैसे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की हेडिंग है, और ओरिजिन, ये बच्चों बैटरी थोड़ी वीक होने की वजह से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो आप सुनते रहना, कुछ खास नहीं बोलूंगा, मैं इसको मिटाऊंगा थोड़ी देर में। उम्मीद है आपने ये इवोल्यूशन के अंदर जरूर पढ़ ली होगी हेडिंग। तो इवोल्यूशन के अंदर जब आपने पढ़ ली होगी तो आपको आती होगी, नहीं भी आ रही होगी, उसके न्यूमेरिकल नहीं बन रहे होंगे, तो हम यहाँ इसको स्पेशली पढ़ लेंगे एक बार और, क्योंकि उसका जेनेटिक्स में भी योगदान है। इसके लिए कुछ शब्द आपको पता होने जरूरी है, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह, वो आपको आ जाएंगे तो सब इंपॉर्टेंट आसान हो जाएगा। ये मैंने आपको पूरी जेनेटिक्स को खोल के आपके सामने परोस दिया है। अगर आपको ये पहले लेक्चर की एक एक बात मेरी कही गई याद है, एक तरह से अगर आप पढ़े हुए बच्चे हो ना, तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी है जेनेटिक्स को खुद तबाह करने के लिए। पूरी जेनेटिक्स का रिवीजन हो गया, देखो कितना शानदार तरीके से। अब तक जेनेटिक्स पढ़ी है आपने, बट आपको ये नहीं पता कौन सी चीज़ क्या है, कैसे हो रही है, कब मेंडल आया, उसके बाद क्या आया, क्या स्टेटमेंट रटे होंगे, न्यूमेरिकल्स भी आपसे हो पा रहे होंगे, लेकिन आप उसे ले कैसे जाएं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, एग्जाम में कैसे लेके जाऊँ, कहाँ से क्या आएगा, कितना बड़ा है ये चैप्टर, कुछ नहीं पता चल रहा। अब देखो कितना आसान हो गया, 3 हेडिंग्स, परिचय, सीधा ही कुछ शब्दावली, फिर मेंडल के वाद के बारे में, मेंडल वाद या मेंडलिज्म पढ़ लोगे, उसका परिचय वगैरह, मटर वटर के जितने बिंदु है वो तकनीक पढ़ लोगे उसकी। फिर आएगा मेंडल की तकनीक का सबसे बड़ा एप्लीकेशन, युग्मकों का निर्माण कैसे करें, न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू। युग्मकों के निर्माण को अपन अप्लाई कर देंगे मेंडल के मोनो, हाइब्रिड और डायवर्ड क्रॉस के साथ, 1 जीन की 2 जीन की वंशागति, उसके निष्कर्ष, निष्कर्षों का पुष्टिकरण, ये भी तो देखेंगे ना, प्रभाविकता को सिद्ध कैसे किया उसने, पृथक्करण की पुष्टि कैसे की उसने, है ना, प्रूफ क्या है इनके,
फिर मेंडल के बाद की बातें आ जाएंगी, जीन की क्रियाएं, जीन का चैप्टर खत्म, इसके आपस में समजात गुणसूत्र वाली जीन की अन्योन्य क्रिया, फिर अलग अलग या विषमजात गुणसूत्र, असमजात गुणसूत्रों के जीन की अन्योन्य क्रिया, उसके बाद वंशागति का गुणसूत्रीय आधार, ये सब गुणसूत्रों से संबंधित हेडिंग एक साथ आ गई। कितना आसान काम होता जा रहा है। और फिर लास्ट के अंदर एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो मानव वंशागति, ह्यूमन जेनेटिक्स में पढ़ लिया आपने। कुछ स्पेशल पॉइंट्स मेरी इच्छा करी तो करा दूंगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा ही है, यूं मान लो, जो अब आउटडेटेड हो गए, लेकिन पुराने जब जेनेटिक्स जब चलते थे आरपीएमटी वगैरह के टाइम पर, या एम्स अलग से होता था, तब इससे रिलेटेड बातें पूछ ली जाती थी, जब सब कुछ नीट के पास नहीं था। बीएचयू, पीएमटी, एम्स, एएफएमसी इत्यादि के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे। और ये क्या चीज हो सकती है मैं बता देता हूं, कोशिका द्रव्यीय वंशागति या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। या आपने सेल बायोलॉजी जब पढ़ा होगा कभी भी लास्ट ईयर या इस ईयर, तो अब तो न्यू ईयर ही चल रहा है बच्चों, तो मैं पिछले ईयर को लास्ट ईयर ही मान के चल रहा हूँ, यूं मत समझना कि 2019 की बातें कर रहा हूँ। कोशिका द्रव्यीय वंशागति, साइटोप्लाज्मिक, सेल बायोलॉजी में आता है ना भाई, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कोशिका द्रव्यीय वंशागति दर्शाते हैं, वो है ये, बट काम की चीज नहीं रही है आज के जमाने में। एक होता है रेसिप्रोकल क्रॉस यानी व्युत्क्रम संकरण, जिसमें अपन संकरण में भाग लेने वाले पैतृकों का लिंग बदल करके क्रॉस करवाते हैं, व्युत्क्रम क्रॉस, व्युत्क्रम संकरण, इसके बारे में आपको बताएंगे। और एक आती थी, ये सबसे अच्छी हेडिंग थी, बट अब आजकल नीट वगैरह में नहीं पूछी जा रही है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, जिसको बोलते हैं न्यूरोस्पोरा। आप जानते हो ना, एस्कोमाइसिटीज की एक सदस्य है, फंजाई है, प्लांट किंगडम के ड्रोसोफिला भी कहते हैं इसको। तो न्यूरोस्पोरा के ऊपर प्रयोग होते थे और उसकी वंशागति के बारे में जानना, तो न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स, ये सब स्पेशल पॉइंट है, एक्स्ट्रा बातें हैं जो मुझे लगेगा लास्ट में तो मैं बता दूंगा। नहीं, इनको ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो इनके क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल में मिलेंगे आपको, और ना ही ये चीज़ें आजकल नीट में पूछी जा रही हैं। ठीक है, लगेगा कि यार लेक्चर खत्म होने में आधा एक घंटा बच रहा है, मैंने आपको ये सब करवा दिया, फिर भी टाइम बच रहा है, तो फिर हम ये सटासट से देख भी सकते हैं। बाकी पूरा जेनेटिक्स का ओवरव्यू आपके सामने। चलिए, तो फिर जैसा कि हमने आज आपको कहा था कि बचे हुए समय 25 मिनट, 1 घंटा होने में बचे हैं, उसमें हम आपको कम से कम एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो आज कराएंगे ही कराएंगे। पूरा जेनेटिक्स का ये जरूर नोट कर लेना, चैप्टर खत्म होने के बाद यही फ्लो चार्ट आपको जेनेटिक्स को ऐसे उंगलियों पर घर ले जाने में मदद दिलाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए लेट अस स्टार्ट। मिटा देता हूँ इसको, साइड में हट गया मैं, नोट कर लीजिए। हिंदी के शब्द लिखें हिंदी वाले बच्चों के लिए, ताकि ज़्यादा समस्या ना आए समझने में, और इंग्लिश का हर शब्द का अनुवाद मैंने मुंह से बोला है। जिसको इच्छा है वो आराम से इंग्लिश का भी लिख सकता है। पूरा जेनेटिक्स देख लो खत्म करा दिया। अब आपको यकीन तो हो ही जाएगा कि मैं जेनेटिक्स पढ़ा तो सकता हूँ बच्चों। अब जब ये यकीन अगर आपको हो गया, तो फिर मुझे जानने वाले जितने भी लोग हैं आप में से, वो एक भी लेक्चर ना तो मिस करने वाले हैं, ना लेक्चर को स्किप करने वाले हैं। लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो रिवीजन भी अच्छा होगा, टॉपिक्स में, कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी आएगी, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो सब कुछ शानदार हो जाएगा आपके साथ। चलिए परिचय पर आते हैं, इंट्रोडक्शन। देखो कुछ छोटी छोटी बातें पहले ही बता देता हूँ जो बहुत आसानी से हो जाएंगी। जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फादर ऑफ जेनेटिक्स ये कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, नवीन वंशागति के मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें तो इसके पिता हैं बैटसन। काम क्या था ये आगे आ जाएगा, टर्म्स पढ़ाऊंगा ना तब पता चल जाएगा उन्होंने क्या शब्द दिया, क्यों उनको माना। फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स की बात करें तो, कोशिकीय वंशागति की बात करें तो मूलर नाम के साइंटिस्ट हैं, इनका योगदान रहा मेनली इंपॉर्टेंट। और अगर बात करें अपन ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर की, तो इसमें मेनली हम बात करेंगे ए गैरॉड। इन्होंने बच्चों क्या काम किया था? इन्होंने सबसे पहला उपापचयी विकार डिस्कवर किया था मानव में, जिसको हम
एल कैप्टोन यूरिया के नाम से जानते हैं। और इस उपापचयी विकार में ये ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहलाता है, मूत्र का रंग काला। और इस एल्कैप्टोन यूरिया या ब्लैक यूरिन डिजीज की अगर बात की जाए तो बच्चों इसमें बहुत ही सिंपली हम बोल सकते हैं, इसके आधार पर इस ए गैरोड ने एक स्टेटमेंट दिया, वन जीन म्यूटेंट, पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, वन म्यूटेंट जीन, एक उत्परिवर्ती जीन, वन म्यूटेंट जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। ये बात बताइए, इसने बताया कि एक जीन में अगर उत्परिवर्तन हो जाए तो एक उपापचयी पथक्रम या एक उपापचयी क्रिया ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है। मतलब ये कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा कर रहा है कि जीन जो है डीएनए का वह खंड है जिसकी अभिव्यक्ति यानी जिसके अनुलेखन अनुवादन से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन एंजाइम बनाता है और एंजाइम किसी उपापचयी क्रिया को नियंत्रित कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। तो उस उपापचयी पथक्रम में जहां भी वो क्रिया आएगी वहां वो स्टेप रुक जाएगा तो पूरा पथक्रम रुक जाएगा और एक विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो जिस मेटाबॉलिक डिजीज की इसने खोज की उपापचयी विकार की, वो था एल्कैप्टोन्यूरिया और इसके आधार पर इसने बात कही। तो ह्यूमन जेनेटिक्स में हम इसको उसका पिता मान लेते हैं। इसके बाद फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल का मतलब बच्चों प्रायोगिक आनुवांशिकता की। तो एक्सपेरिमेंट्स खूब सारे किए गए और उस क्रम में थॉमस हंट मॉर्गन को यह उपाधि दे दी गई और इसने थॉमस हंट मॉर्गन ने काफ़ी सारी बातें बताई, जैसे लिंकेज के बारे में बताया, संलग्नता, सेक्स लिंकेज के बारे में बताया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बताया और क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय इत्यादि इन सभी घटनाओं के बारे में थॉमस हंट मॉर्गन ने प्रयोग कर करके ड्रोसोफिला पर ये जानकारियां दी। तो इनको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के पिता की उपाधि दे दी गई। इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे वंशागति का अगर अपन बात करें तो आधारभूत इकाई, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो बेसिक यूनिट, आधारभूत इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें अपन तो बच्चों वो क्या होती है वो बताने के लिए मैं अथवा लगा के एक लाइन और लिखूंगा। वो क्या, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस के अलावा मैं इसको क्या भी कह सकता हूं, फिजिकल बेस ऑफ हेरिडिटी। तो ये इंग्लिश का शब्द यूज किया, लेकिन इसकी हिंदी समझो। ये कुछ शब्द ऐसे जो आपको आने ही चाहिए इंग्लिश में। बेसिक यूनिट, आधारभूत इकाई ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति की, या फिजिकल, भौतिक आधार किसका, वंशागति का, आनुवांशिकी का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस हो। ये कौन होता है, ये दोनों एक ही चीज होती हैं और इस एक ही चीज को बोलते हैं अपन क्या, जीन। ठीक है, जिसकी खोज जोएन्सन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। बताया था उसने मतलब कि जीन नाम की कोई चीज है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे केमिकल बेसिस, केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, तो केमिकल बेस ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर ली। अब समझना फिजिकल और केमिकल में क्या अंतर रहा। ये कौन हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डीएनए, वंशागति का रासायनिक आधार। अब समझना, केमिकली हम जिस मॉलिक्यूल को जानते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं कि वो एसिडिक नेचर का मॉलिक्यूल है, उसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के प्रति समानांतर व्यवस्थित होती है, वो एक द्विकुंडली संरचना होती है। वो कौन है, वो तो डीएनए है। तो रासायनिक पदार्थ के रूप में अगर अपन वंशागति की बात करें तो वो रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी वाला मॉलिक्यूल डीएनए है, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट होती है, आनुवांशिक सूचना उपस्थित होती है। बट उस पर एक भौतिक इकाई उपस्थित है जिसको हम जीन कह रहे हैं, और जीन कुछ नहीं है, डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड का एक विशेष अनुक्रम है जो किसी पॉलीपेप्टाइड को बनाने की सूचना रखता है। तो भौतिक कण कौन है उस रासायनिक अणु डीएनए पर, दैट इज जीन। इसीलिए तो वो हो गई फिजिकल बेस और ये हो गया केमिकल बेस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें एक चीज और मैं आपके सामने ऐड कर सकता हूं, व्हीकल। व्हीकल का मतलब वाहन या वेक्टर यानी वाहक, ले जाने वाला।
आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर, है ना। तो व्हीकल या वेक्टर ऑफ जीन, इन जीन को, लक्षणों को या वंशागति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाली चीज कौन है? ये है बच्चों क्रोमोसोम, जिसके बारे में आप सभी जानते हो, हिंदी में बोलते हैं इसको गुणसूत्र, जिसकी संरचना सेल बायोलॉजी के लास्ट में हम पैकेजिंग से बना लेते हैं। और ये मैंने भी आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग में, अतिकुंडलन में, तीसरे स्तर की पैकेजिंग में बना के बताए थे। यही वो गुणसूत्र है जो डीएनए के अतिकुंडलन से या संघनन से बनाए। तो जब ये संरचना डीएनए से ही बनी है तो निश्चित रूप से उस पर जीन भी है। तो कोश का विभाजन के समय पश्चावस्था एनाफेज में, जब एनाफेज फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन के समय जब ये समजात गुणसूत्रों के युग्म विपरीत ध्रुवों पर पहुंचते हैं तो उसी समय युग्मकों का जीन प्रारूप निर्धारित कर लिया जाता है। तो निश्चित रूप से जीन प्रारूप निर्धारित हो रहा है युग्मकों का, तो संततियों का मतलब हमें पता चल सकता है कि क्या जीनोटाइप हो सकता है, उसमें कौन से लक्षण जा रहे हैं, क्योंकि गुणसूत्रों का यदि हम उस समय अध्ययन कर लें, क्योंकि वो डीएनए जो जा रहा है संततियों में वो गुणसूत्रों पर उपस्थित है। वो बात अलग है कि बाद में जब हो जाएगा फर्टिलाइजेशन तो सेल वापस से इंटरफेज में आएगी तो निश्चित रूप से वो क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन बना लेंगे। चलिए, ये सारी कहानी खत्म होती है। तो अब इस कहानी को आगे कैसे बढ़े, ये तो कुछ साइंटिफिक ओवरव्यू हो गया एक तरीके से इस चैप्टर का, कुछ छोटे छोटे टर्म्स या पॉइंट्स हो गए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो इसको कैसे, तो हम जाएंगे द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, 11वीं एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर, जिसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हमने जहां पर बात की थी लिविंग्स के डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना, चारित्रिक गुणधर्म सजीवों के 5 थे, उनमें से रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग नहीं था क्योंकि उसके कुछ अपवाद या फिर एक्सेप्शंस थे। तो यदि हम सभी सजीवों में लैंगिक जनन के एट्रीब्यूट की बात करें तो वो जरूर पाया जाएगा, सही है कि नहीं है। तो यहां पर मैं आपके सामने एक लाइन तो लिख ही सकता हूं, सजीवों में जो जनन है एक फंडामेंटल आधारभूत एट्रीब्यूट है, अभिलक्षण है। यह इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आधारभूत बोला है, फंडामेंटल, मैंने कैरेक्टरिस्टिक या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोला इसको। आधारभूत यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा, है ना। फंडामेंटल लक्षण रहा सजीवों में जो जनन है वो रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों टाइप का हो सकता है, बट बच्चों सोचने वाली बात है, अगर हम ये आनुवांशिकी की बात कर रहे हैं तो अलैंगिक जनन की बात बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आनुवांशिकी में लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर संकरण, क्रॉस इत्यादि के द्वारा, युग्मकों के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा जब ट्रांसफर हो रहे हैं तो वह निश्चित रूप से बात हम कौन से जनन की करने जा रहे हैं, लैंगिक जनन। तो इस जनन को मैं कर लेता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख दिया मैंने, मान लो ये हो गया लैंगिक जनन। अब जैसे ही मैंने बात लैंगिक जनन की तो उसी एनसीईआरटी में उस पहले चैप्टर सजीव जगत के अंदर ये लाइन लिखी हुई है कि ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर मोर और लेस सिमिलर विद देयर पेरेंट्स। तो जो संततियां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उत्पन्न होंगी वो अपने पैतृकों से कम या अधिक समानता दर्शाएंगी। कम या अधिक को किस तरीके से लिख सकता हूं, जो संततियां होंगी वो संततियां पैतृकों से, जो उनके पैतृक हैं उनसे कम या अधिक, मोर और लेस है इसका मतलब, कम या अधिक समानता दर्शाती हैं। संततियां अपने पैतृकों से कम या अधिक समानता दर्शाती हैं, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होगी। संततियां अपने पैतृकों से कम या अधिक समानता दर्शाती हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यहाँ 2 शब्द हो गए, एक तो कम या अधिक मतलब बिल्कुल समान नहीं, और दूसरा समान भी हो रहे हैं। इन दोनों शब्दों को समझें तो देखो, समानता का तो मतलब सीधा सीधा ये हो गया, ये अगर मैं बात करूं यार, एक हाथी है, कोई हाथी, एलिफेंट, तो उस हाथी ने लैंगिक जनन करके जो बच्चा बनाया वो कोई डॉग नहीं बना, कोई डंकी नहीं बना, वो क्या ही बनाया, हाथी। मतलब यार हाथी का बच्चा हाथी हो रहा है, मानव का बच्चा मानव हो रहा है। पादपों की बात करें तो आम है एक, मैंगो, उसके बीज को उगाया धरती के अंदर तो उससे जो नया पादप बना वो नीम का थोड़ी उगेगा, वो किसका ही उगेगा, आम का ही उगेगा। तो हाथी से आदि पैदा हो रहा है, आम से आम, इंसान से इंसान, गधे से गधा और डॉग से डॉग।
इसका मतलब जो संतति है बिल्कुल उसी स्पीशीज की बननी है जिस स्पीशीज के उसके पैतृक थे। ये तो बात हो गई समानता वाली। अर्थात लक्षण ऐसा क्यों हुआ होगा कि हाथी में हाथी के लक्षण आए होंगे तभी हाथी का बच्चा बना, इंसान के बच्चे में इंसान के लक्षण आए तभी तो वो इंसान का बना। वैसे ही आम के अंदर आम वाले लक्षण आए कि भाई ड्रूप प्रकार का स्थिल प्रकार का फल बनेगा, तो वो तब बना जब पैतृक आम के लक्षण उस आम वाली संतति में जाए। तो इसका मतलब हो गया अर्थात लक्षण पैतृकों से यानी कि पेरेंट्स से, पैतृकों से संतति में स्थानांतरित तो होते हैं बच्चों, संतति में स्थानांतरित, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्थानांतरित यानी ट्रांसफर होते हैं। जो लक्षण है ना वो पैतृकों से किस में जाएंगे, संतति के अंदर। तो इसमें जो ट्रांसफर है ना, लक्षणों का ट्रांसफर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, पैतृकों से संतति में, इस स्थानांतरण की वजह से ही एक शब्द आया है। इसी लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को ही कहते हैं क्या, वंशागति। वंशागति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन इनहेरिटेंस। क्लियर। अब इधर की तरफ आते हैं यार, कम या अधिक समान। ये समानता तो ये हो गई कि उसका बच्चा उसी जाति का बनेगा, दूसरी जाति का नहीं बनेगा। जाति यहां पर मेरा मतलब है स्पीशीज, है ना, कास्ट नहीं। तो इंपॉर्टेंट बात, समानता तो ये हो गई पैतृकों जैसा ही है, लेकिन एकदम समान नहीं है। क्या मतलब है यार, कम या अधिक समान का मतलब जो संतति है वो बिल्कुल यानी एग्जैक्ट सिमिलर, सिमिलर का मतलब एकदम समान नहीं है। कम या अधिक समानता है, कोई ज्यादा समान है कोई कम समान है, लेकिन एकदम समान तो नहीं है। एकदम समान नहीं है का मतलब संतति अपने पैतृक से भिन्न तो है किसी ना किसी तरीके से, तभी पहचान पा रहे हो यार। एक पैतृकों के जो जोड़े हैं उनके द्वारा जब जनन किया गया तो 4 बच्चे उत्पन्न हुए, तो चारों बच्चों के अलग अलग नाम है। अगर वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है तो उनको देखकर बताया जा सकता है कि यार ये पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, या फिर इनका नाम ये है, क्योंकि वो अलग हैं आपस में भी और अपने पैतृकों से भी। तो ये भिन्नता कहां से आई, ये जो भिन्नता है, ये जो डिफरेंस है, ये क्या है? तो वंशागति के समय या वंशागति के दौरान संतति में पैतृक से भिन्न होने की कोटि यानी कि डिग्री ऑफ डिफरेंस ही क्या कहलाती है, यही घटना कहलाती है विभिन्नता। जो चैप्टर के नाम में दर्ज था ना एक शब्द विभिन्नता, ये रहा विभिन्नता। इस विभिन्नता को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएशन। ये एक दूसरा शब्द आ गया हमारे सामने। तो विभिन्नता, वेरिएशन प्लस एक संतति से दूसरी संतति में लक्षणों का जाना ताकि वो उसी की संतति कहलाए, वंशागति। इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, एक साथ मिला के क्या, इसी को कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब आनुवांशिकी, आंशिकी नहीं है, आनुवांशिकी है, बार बार बोल रहा हूं। तो कोई तुमसे पूछे यार जेनेटिक्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वंशागति तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। ये लो बच्चों, ये आपको आज जेनेटिक्स खुद समझ में आ गई, जिसकी जड़ें किसमें छुपी हैं? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वंशागति के नियमों की तो इस चैप्टर में भिन्न भिन्न तरीके से चर्चा की ही जाएगी, अलग अलग साइंटिस्ट का योगदान भी देखा जाएगा, मेंडल का रोल भी देखा जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं अभी यहाँ पर, वो किसकी कर रहे हैं? विभिन्नता। आखिरकार ये अपने पैतृकों से अलग हुई तो हुई क्यों संतति? कैसे आई इसमें डिफरेंस, कैसे आई इसमें भिन्नता अपने पैतृकों से? तो उस विभिन्नता के 2 तरीके हो सकते हैं या 2 वजह हो सकती हैं। एक ऐसी विभिन्नता हो सकती है जिसको अपन कायिक विभिन्नता कह सकते हैं, सोमैटिक वेरिएशन, और एक ऐसी विभिन्नता हो सकती है जिसे हम जर्मिनल
जर्मिनल वेरिएशन कह सकते हैं या लैंगिक भिन्नता कह सकते हैं। ये कायिक विभिन्नता सोमेटिक वेरिएशन और ये जर्मिनल या लैंगिक विभिन्नता। लैंगिक या जर्मिनल का मतलब हो गया बच्चों सेक्स क्रोमोसोम्स पर उपस्थित किसी वजह से हो जाए जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए, या जननिक विभिन्नता भी कहते हैं इसको, जननिक विभिन्नता या लैंगिक विभिन्नता। देखो कायिक विभिन्नता सोमैटिक वेरिएशन किसमें होगी? कायिक कोशिकाओं में, जो हमारे शरीर की त्वचा इत्यादि की कोशिकाएं हैं, कायिक कोशिकाओं में होगी विभिन्नता। और एक कायिक कोशिकाओं में जो भी विभिन्नता होगी इसकी वजह से क्या होगा आप सबको पता होना चाहिए। कायिक कोशिकाओं के जो लक्षण है वो संततियों के अंदर वंशागत नहीं होते, केवल जननिक लक्षण ही संतति में वंशागत होते हैं, तो इस वजह से ये वंशागत नहीं होती, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती। इसलिए एक बात और पता चल जाए आपको कि कायिक कोशिकाओं में भिन्नता आती किस वजह से, क्या कारण हो सकता है इन सोमैटिक वेरिएशंस का? वातावरण, वातावरण के कारण यानी इन्वायरमेंट के कारण ये विभिन्नताएं हो सकती हैं। ठीक है ना। इनको बच्चों जो जर्मिनल वेरिएशन है ना, इसको अपन एक नाम और दे सकते हैं ब्लास्टोजेनिक, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस, ब्लास्टोजेनिक भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, जननिक विभिन्नता को या लैंगिक विभिन्नता। ये जननिक विभिन्नता एक बात तो तय है कि ये वंशागत तो होती हैं, इनका इनहेरिटेंस होता है ना, वंशागत होती हैं का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो जाएंगी। अब सवाल उठता है कि जर्मिनल वेरिएशन है कौन कौन से, उनके क्या कारण है। तो ये देखो दो भागों में बांटा गया मैंने इन जर्मिनल वेरिएशंस को। वो दो पार्ट्स कौन कौन से? नंबर एक असतत विभिन्नताएं, असतत का मतलब डिसकंटिन्यूअस, और नंबर दो सतत यानी कि कंटिन्यूअस वेरिएशन। देखो डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि निश्चित रूप से वो आपकी जीन कोशिकाओं में हुई है, जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में हुई है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाएगी, पर अभिव्यक्त हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मान लो वो म्यूटेशन की वजह से हो रही है, म्यूटेशन से ही होती है ये डिसकंटिन्यूअस। तो लिख देता हूं उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण। और उत्परिवर्तन से जो होगी, तो उत्परिवर्तन का मतलब होता है सडन चेंज, सडन चेंज का मतलब अचानक, अचानक उत्पन्न हुई है ये विभिन्नता, किसी भी कारण से हो सकती है, वो तो मैं उत्परिवर्तन में आपको विस्तार से पढ़ाऊं। अचानक उत्पन्न हुई है इसका मतलब हो सकता है ये अगर रिसेसिव टाइप की है तो उसमें तो उत्पन्न नहीं हुई जिस सजीव में उत्परिवर्तन हुआ है, इसका लक्षण या असर नहीं दिखा, लेकिन एक दो पीढ़ियों बाद इसका क्रॉस कुछ ऐसे सजीव से हो गया जिसमें समयुग्मजीय अवस्था में आ गई ये जीन, तो ये एकदम से अभिव्यक्त हो जाएगी। दो पीढ़ियों के बाद सोचो, तो वंशागत तो हो ही रही थी, हो तो दो पीढ़ी पहले ही गई थी उत्परिवर्तन से, लेकिन दो पीढ़ियों के बाद जाकर के इसने अपने आप को अभिव्यक्त किया, क्योंकि ये उस टाइम मान लो रिसेसिव यानी कि अप्रभावी प्रकार का उत्परिवर्तन था, तो अपने आप को दो पीढ़ी पूर्वज अपने आप को ये अभिव्यक्त नहीं कर पाया था, तो ये असतत हो गया ना, हर पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। हाँ प्रभावी प्रकार का उत्परिवर्तन हुआ भी तो भी हो सकता है भाई ये उस पीढ़ी में अभिव्यक्त हो जाए, अगली पीढ़ी में जाके फिर से अपने आप को रिसेसिव कर ले किसी वजह से, एक बार फिर से उत्परिवर्तन हो जाए, तो ये कह नहीं सकते, इसलिए इसको असतत बोलेंगे। बात यदि सतत की जाए तो इसका कोई तोड़ नहीं है, ये तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होगा ही होगा। इवोल्यूशन में इसका स्लो योगदान होता है, मतलब धीमा योगदान, किसका? सतत विभिन्नता का। इवोल्यूशन का मतलब उद्विकास में। ये जब भी सजीव लैंगिक जनन करेगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, हर लैंगिक जनन के दौरान ये विभिन्नता उत्पन्न होगी ही होगी, और हर पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वो जरूर अभिव्यक्त होनी है। वो कारण समझते ही आप देख लोगे कि ये कौन सी हो सकती है। सतत का कारण है जीन विनिमय, जीन विनिमय या पुनर्योजन यानी कि क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, एवं स्वतंत्र अपव्यूहन। आप सभी जानते हो अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की स्थूल पैकाइटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, एक तो उसकी वजह से नए संयोग बन जाते हैं, चलो क्रॉसिंग ओवर हो भी गया, लेकिन जब एनाफेज अवस्था में ये गुणसूत्र अलग अलग ध्रुवों पर जाते हैं, या मेटाफेज अवस्था में जब ये जोड़ा बनाते हैं समजात गुणसूत्रों का युग्म, युगली या बाइवेलेंट का निर्माण करते हैं, तो एक दूसरे के सामने किस तरह आए, वो
उस तरीके से आने के लिए आमने सामने पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, और फिर इनका जो अपव्यूहन होता है, एक दूसरे के साथ पेयरिंग होती है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है और यादृच्छिक रूप से ही रैंडमली ये ध्रुवों की ओर जाते हैं। तो उससे भी अलग अलग युग्मकों में नए नए कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से 100% संतति निश्चित रूप से अपने पैतृक से भिन्न होनी ही है, क्योंकि क्या पता कौन सा कॉम्बिनेशन संतति में युग्मक निर्माण के दौरान या युग्मक के अंदर गया है। तो ऐसे, और फिर उन युग्मकों से भी पता चले, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अनेक युग्मक बने, एक मियोसाइट से 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे, अलग अलग जीन प्रारूप वाले, अलग अलग संयोगों वाले। तो क्या पता फर्टिलाइजेशन कौन सा वाला गैमीट करेगा, तो उससे भी अंतर आ जाएगा संतति के अंदर। तो इंपॉर्टेंट रहा ना ये उसमें भिन्नता उत्पन्न करने के लिए, और ये भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी आनी ही है जब सजीव लैंगिक जनन करेगा, यानी निरंतर चली जा रही है। यही वजह है कि आपने अगर एनसीईआरटी में अर्धसूत्रीय विभाजन का महत्व पढ़ा हो तो उसने लिखा भी है उत्परिवर्तन में योगदान देता है। तो अनेक पीढ़ियों के बाद सजीव धीरे 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 भिन्नता लाता लाता 100 पीढ़ियों वाले पूर्व से एकदम अलग दिखने लग जाएगा, और इसी को हम नई जाति कह देंगे, और इसी को अपन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज कह देंगे, नई जाति की उत्पत्ति हो गई भाई। तो उसके लिए सतत विभिन्नताएं उत्तरदायी है, और ये तो सदियों में एक बार हो गया, कभी कभार हो गया, और उसके बाद रिसेसिव टाइप का है तो 1-2 पीढ़ियों तक मान लो अभिव्यक्ति नहीं हुआ, लंबे समय तक अभिव्यक्ति नहीं हुआ। हमें भी अभी ऐसे कई म्यूटेशन हो रखे हैं जो रिसेसिव टाइप के, जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं अभिव्यक्त हो रहे, लेकिन कई पीढ़ियों के बाद किसी ऐसे क्रॉस के दौरान हमारा ये लक्षण जा तो रहा है शांति से, लेकिन समयुग्मजीय अवस्था में आ गया तो एकदम से अभिव्यक्त हो जाए, तो हुआ ना असतत। तो ये 2 तरह की विभिन्नता और उसके कारण मैंने आपको बता दिए बच्चों। और ये जो सतत इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जेनरेशन टू जेनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये क्या होगा, वंशागत जरूर होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जरूर जाएगा, इसी से स्लो म्यूटेशन उत्पन्न होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी यहाँ पे। चलो साइड में हट लेता हूँ, पॉज कर दिया है, नोट कर लेना आप इसको, साइड का मिटा के एक छोटा पॉइंट और बताऊंगा, और उसके बाद हम आज की कहानी फटाफट से समाप्त करेंगे बच्चों, इंट्रोडक्शन के दौरान इतना सा हिस्सा बस। आज का लेक्चर फिर हमारा समाप्त हो जाएगा पूर्ण रूपेण, और इंट्रोडक्शन खत्म तो कल आपको कुछ शब्दावलियों का परिचय देंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को उसके मुकाम तक ले जाएंगे। देखो तो पुराने या प्राचीन, तो वंशागति की बात तो करेंगे, लेकिन भिन्नता की बात चल रही थी, तो भिन्नता कैसे हमारे मानव सभ्यता के अंदर आई। तो देखना ये आज की बात नहीं है, हमारे बहुत सारे प्राचीन पूर्वज हैं ऐसे कई। तो प्राचीन कृषक जो थे, कृषक का मतलब जो किसान थे, एग्रीकल्चर करते थे, जो खेती करते थे, प्राचीन कृषक कहीं ना कहीं, ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन, प्राचीन कृषक की अगर मैंने बात कर ली पुराने जमाने की, तो ऐसे नहीं 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, 8000 से 1000 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व की बात हो रही है, बहुत पुरानी बात। प्राचीन कृषक कहीं ना कहीं इस विभिन्नता का जो कारण है, विभिन्नता यानी कि वेरिएशन का कारण, कॉज ऑफ वेरिएशन, किसे मानते थे, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मानते थे। वैसे तो ऐसे लिखा है उसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा होता है विभिन्नता का कारण, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा, वही लिखता हूं ना एग्जैक्ट जो है, हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा था किसका, विभिन्नता का कारण। वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब सर सबूत क्या है इस चीज के, तो ध्यान से सुनना। वो क्या करवाया करते थे, वे पुराने जमाने के भी लोग विभिन्नता उत्पन्न कराने के लिए, अच्छे लक्षणों को नई संतति में डलवाने के लिए जो उनके पास थी, तो ये जो पशुपालनीय ब्रीड्स होती हैं, जो प्रजाति होती है, ब्रीड का मतलब पशुपालनीय का मतलब डोमेस्टिकेटेड, समझ में आई बात, तो वे डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड के बीच में क्रॉस करवाते थे, वे आउट ब्रीडिंग या बहिर्प्रजनन, बहिर्प्रजनन द्वारा उत्तम लक्षणों वाली किस्म उत्पन्न करते थे बच्चों।
और इसका बेहतरीन उदाहरण क्या है? इसका बेहतरीन उदाहरण है एक सामान्य यानी पालन योग्य किस्म यानी कि डोमेस्टिकेटेड, ठीक है, का क्रॉस जंगली किस्म जिसके प्राकृतिक लक्षण है, डोमिनेंट कैरेक्टर हैं जिनमें अच्छे अच्छे गुणों वाले, वाइल्ड वैरायटी जिसको कहते हैं, उसके बीच में करवाया। इसमें उन्होंने दो टेक्निक्स का यूज किया मेनली, एक तो कृत्रिम संकरण और एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो संकरण का मतलब है क्रॉस, तो क्रॉस कैसे? चयनित प्रकार का, यानी कि सेलेक्टिव क्रॉस, चयनित संकरण अथवा क्रॉस। चयनित का मतलब होता है सेलेक्टिव क्रॉस, सेलेक्टिव का मतलब हो गया ये जो किस्म है ये तो उनके पास है पालन योग्य यानी डोमेस्टिकेटेड, जो ऑलरेडी इसके जैसे भी नॉर्मल लक्षण है वो वाली किस्म, और एक जंगली किस्म जिसके ओरिजिनल कैरेक्टर्स नेचर के द्वारा प्रदान किए गए, अच्छी किस्म जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, जो नेचुरली अकरिंग है, प्राकृतिक रूप से पाई जा रही है, अच्छी दुग्ध उत्पादकता वाली गाय की प्रजाति है ना। तो ये गाय काव के दो वेराइटीज ली इसने, पालन किस्म वाली गाय और एक जंगली किस्म वाली गाय। इनके बीच में इन्होंने क्या किया? चयनित रूप से संकरण करवाया, सेलेक्ट किया पहले अच्छे लक्षणों वाली गाय को, और जब संकरण करवा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? लैंगिक जनन। तो इन्होंने बच्चों इस तरीके से क्रॉस तो करवाया, लेकिन क्रॉस के बाद एक दूसरी चीज और परम आवश्यक थी, वो क्या थी? कृत्रिम चुनाव, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कृत्रिम चयन। अब जो संततियां बनेंगी, कई तरह की संततियां बनेंगी, कई क्रॉस करवाए जाएंगे, उनमें से उस संतति को चुनना जिसमें उसके जंगली किस्म के अच्छे गुण आ चुके हैं, और फिर उसी को बार बार क्रॉस करवा के और भी ज्यादा अच्छी किस्म वाली गाय में परिवर्तित करवाना है। ऐसी वैरायटी के द्वारा इन्होंने साहीवाल काव, जो आज की तारीख में पंजाब में पाई जा रही है, अब ये साहीवाल काव बच्चों कोई नेचुरल या वाइल्ड वैरायटी नहीं है, जंगली किस्म नहीं है, ये बनाई गई है संकरण के द्वारा। किस किस के बीच? पालन योग्य किस्म और जंगली किस्म के बीच। तो इसमें अब उत्तम गुण आ गए, बहुत ही ज्यादा उत्तम गुण आ गए, जो इसमें ऑलरेडी नहीं पाए जा रहे थे, जो किसी वाइल्ड काव के अंदर पाए जा रहे थे, वाइल्ड वैरायटी के अंदर। तो अब सोचो वाइल्ड वैरायटी वाली काव के गुण इसमें किससे लाए? वो क्रॉस से, संकरण से। संकरण का मतलब लैंगिक जनन से। तो वो मानते थे ऑलरेडी कि लैंगिक जनन में कहीं ना कहीं विभिन्नता का मूल मंत्र छुपा है, इस वजह से वो संकरण करवा के अच्छी वैरायटीज को यहाँ पर ले आते थे। तो संकरण की टेक्निक तो मेंडल से बहुत पहले ही पता थी, और जब मेंडल ने क्रॉस किए तो उसके बाद अतः जितने भी संकरण के प्रयोग हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो मेंडल पूर्व किए जा चुके हैं, मेंडल पूर्व हो चुके हैं, मेंडल पूर्व भी हुए थे मेंडल से पहले। और इसमें दो साइंटिस्टों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें अपन एक तो नाम ले सकते हैं नाइट का और एक नाम ले सकते हैं गॉस का। नाइट एंड गॉस जो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवन मटर तक पर, पी प्लांट पर भी अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स कर लिए थे इन साइंटिस्ट ने, बट ये विफल रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सफलता का जो मूल मंत्र है वो मिला मेंडल को। कारण क्या था वो यहाँ पर थोड़ा समझ लो कि ये विफल क्यों रहे होंगे। उसकी वजह थी इन्होंने एक साथ, ना तो मैथ्स में मेंडल के बराबर एक्सपर्ट थे, ना सांख्यिकी विश्लेषण स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाते थे ढंग से, ना लॉजिक्स का यूज करते थे, ना रिजल्ट लगते थे। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे थे, एक साथ कई लक्षणों का अध्ययन इन्होंने कर डाला, जिससे जटिलता बढ़ गई। और मेंडल की जो तकनीक थी ना, उसमें उसकी सफलता का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ही ये था कि मेंडल ने एक बार में या तो एक लक्षण का अध्ययन किया या ज़्यादा से ज़्यादा दो लक्षणों का अध्ययन किया, जिसकी वजह से जटिलताएं नहीं बढ़ी और मेंडल अपने परिणाम देने में, रिजल्ट देने में सफल रहे। तो विफल रहे, एक साथ कई लक्षणों का अध्ययन कर दिया। तो सबसे पहले आनुवांशिकी को समझाने में ऑन पेपर जो वर्क था वो मेंडल का रहा, और उसमें उसको सफलता भी इसीलिए मिली कि एक दो लक्षणों की बात की। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन था जेनेटिक्स का वो कंप्लीट करते हैं बच्चों आज। नेक्स्ट टर्न पर हम कुछ टर्म्स और उसके बाद टर्म्स है शब्दावली, और उसके बाद मेंडलिज्म के बाद एक
या 2 क्वेश्चन नीट के पूर्ण करके सीधे न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ जाएंगे और सटासट चैप्टर को आगे बढ़ा देंगे। तो बढ़िया एनसीईआरटी साथ के साथ में चलती रहे। चलिए आज का दिन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुश रहिए और आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नोट कर लो।